So hello everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry from Zero. My name is यश जैन, आपका केमिस्ट्री टीचर. सो हम अब CUET की फ्री सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले हम सॉल्यूशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs करने वाले हैं. 3 साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs करने वाले हैं CUET के. ठीक है, ऐसे ही हर चैप्टर के PYQs आएंगे और हर चैप्टर का वन शॉट आएगा. सॉल्यूशन का वन शॉट पहले से अपलोड कर रखा है मेरे चैनल पे, तो अगर आपने सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो पहले आप वन शॉट देख लो, क्योंकि 45 मिनट्स में मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट करा रखा है. उसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे. उसके बाद आप ये वीडियो देखना. अगर आपने चैप्टर पहले से पढ़ रखा है तो आप ये वीडियो डायरेक्टली देख सकते हैं. बिना देरी कर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को. लेट्स बिगिन. तो हम CUET के 2022 से 2024 के PYQs करेंगे. किस चैप्टर के? सॉल्यूशन चैप्टर के. तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. कैम्फर इन अ नाइट्रोजन गैस इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन. तो क्या देखो, कैम्फर क्या होता है? सॉलिड होता है. और नाइट्रोजन गैस क्या है? गैस है. तुम्हारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? सॉलिड इन गैस. कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? सॉलिड और गैस का सॉल्यूशन हो जाएगा. तुम्हारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा. ठीक है, हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा. सॉलिड और गैस का सॉल्यूशन होता है. तो आर सेकंड आंसर विल बी करेक्ट. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमको कंसीडर करना है. तो देखो, पहला बोल रहा है मोलर मास ऑफ प्रोटीन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड. तो बिल्कुल सही है, हम प्रोटीन्स का, हम पॉलीमर्स का मोलर मास निकाल सकते हैं यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड. तो फर्स्ट इज टोटली करेक्ट. देन वो बोल रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी. तो ये सही है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का? हमारा फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू CRT. तो इससे क्या पता लगा हमको कि पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? कॉन्सेंट्रेशन. क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कौन सी है? मोलैरिटी है. मोलैरिटी नहीं है, मोलैरिटी है. तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया. अब वो बोला रिवर्स ऑस्मोसिस अकर्स व्हेन अ प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन साइड. वैसे करते हैं, हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं. ठीक है, P एक्सटर्नल जो होता है वो हमारा ज्यादा होता है किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से. उसकी वजह से क्या होगा? हम इसको सॉल्यूशन साइड से लगाते हैं. ठीक है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम लगा रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर हम लगा रहे हैं, वो सॉल्यूशन साइड से लगाते हैं, जिससे कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका डायरेक्शन चेंज हो जाए और वो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की डायरेक्शन में चले जाए. सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की डायरेक्शन में चले जाए मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन चले जाए. हम हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन क्या करते हैं? प्रेशर अप्लाई करते हैं. तो इससे क्या हो गया? ऑस्मोटिक जो प्रोसेस है, ऑस्मोसिस प्रोसेस है, वो क्या हो गई? रिवर्स हो गई. ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो गई? रिवर्स हो गई. तो इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. तो हमारा सी भी ऑप्शन करेक्ट है. चलते डी ऑप्शन पे. तो अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? एडिमा अकर्स ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर इन टिश्यू सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस. तो ये सही है. ठीक है, वहां पे क्या होती है? एडिमा हो जाती है. एडिमा क्या होता है? एडिमा मतलब पफिनेस हो जाती है. ठीक है, पफिनेस क्यों होती है? क्योंकि जब हाईली सॉल्ट फूड लेते हैं, ठीक है, इसमें सॉल्ट जो ज्यादा होता है, उसकी वजह से क्या होता है? वाटर रिटेंशन हो जाता है. किसमें? टिश्यूज में और सेल्स में. वाटर रिटेंशन हो जाता है टिश्यूज और सेल्स में. उसी टाइम क्या होता है? हमारे जो सेल्स होते हैं वो फूल जाते हैं. ठीक है, पफिनेस हो जाती है. क्या हो जाती है? पफिनेस हो जाती है. और उस कंडीशन को बोलते हैं एडिमा. उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एडिमा बोलते हैं. तो हमारा डी ऑप्शन भी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा. तो हमारे A, B, C और D चारों ही ऑप्शंस करेक्ट है. तो हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. A, B, C एंड D ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड. ओके, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना. वेयर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and D आर 50 डिग्री सेल्सियस आर 500 mm of Hg एंड 800 mm Hg रिस्पेक्टिवली. मतलब हमको क्या दे रखा है? हमको P0A और P0D की वैल्यू दे रखी है. कितनी दे रखी है? A की दे रखी 500 मिलीमीटर, मतलब 500 mm of Hg, और D का दे रखा है 800 mm of Hg. ये दे रखा है. तो पहले आपको गिवन चीजें लिखनी है. क्या क्या दे रखा है? द बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ A एंड D बॉइल्स एट 50 डिग्री सेल्सियस इन 700 mm Hg प्रेशर. वो बोल रहा है कि जब हमने मिक्स कर दिया दोनों को, जब हमने A और D को मिक्स कर दिया, तो जो हमारा टोटल प्रेशर हो गया वो कितना हो गया? हमारा टोटल प्रेशर हो गया 700 mm of Hg. इतना हमारा टोटल प्रेशर हो गया. वो बोल रहा है मोल परसेंटेज ऑफ D इन द सॉल्यूशन. मोल परसेंटेज निकालेंगे कैसे? तो हमको पता है कि PT क्या होता है? PT हमारा होता है PA प्लस PB. ये होता है डाल्टन्स लॉ से. और अब PA प्लस PB क्या होता है? तो हमको पता है राउल्ट्स लॉ से क्या होता है? PA क्या होता है? P0A XA. हम यहां पे D लिख सकते हैं क्योंकि D दे रखा है हमको. तो यहां पे लिखेंगे D. तो P0A XA प्लस P0D XD. ठीक है, अब हमको निकालना किसका है? हमको निकालना है D का. और हमको पता है कि जो XA प्लस XD होता है वो 1 होता है. तो मैं XQ का लिख सकता हूं 1 माइनस XD.
क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे? तो लिख सकता हूं कि जो ए को है वो मैं डी की तरह लिख सकता हूं, डी के रिलेटिव लिख सकता हूं मैं। तो एक्स डी क्या हो गया? 1 माइनस एक्स डी। तो मैं लिख दूंगा इसको पी नॉट ए 1 माइनस एक्स डी प्लस पी नॉट डी एक्स डी। आप जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। तो पीटीएम को दे रखा है कितना? पीटीएम को दे रखा है 700। इस फॉर्मूले में लिख रहा हूं मैं यहां पर, ये हो जाएगा पीटी, तो पीटी हो जाएगा मेरे 700। पी नॉट ए दे रखा है हमको 500, तो 500 1 माइनस एक्स टी ऐसे रहने देंगे, प्लस हमारा पी नॉट डी हमको दे रखा है 800 और एक्स डी ऐसे रहने देंगे। ठीक है, एक्स डी हमारा ऐसे रहने देंगे, तो 800 एक्स डी हो गया। अब हम क्या करेंगे? हम सॉल्व कर लेंगे इसको। सॉल्व करने के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। 700 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 500 माइनस 500 एक्स डी प्लस 800 एक्स डी। ठीक है, एक्स डी क्या है? मोल फ्रैक्शन है। अब सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 300 एक्स डी और ये हो जाएगा 700 माइनस 500, ये हो जाएगा 700 माइनस 500 और ये हो जाएगा 800 माइनस 500, 300 एक्स डी हो जाएगा। अब 700 माइनस 500 कितना हो जाएगा? 200, 200 अपॉन 300, 2 अपॉन 3 हो जाएगा। एक्स डी कितना आ जाएगा हमारा? एक्स डी आ जाएगा हमारा 200 अपॉन 300 और 200 अपॉन 300 को सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 अपॉन 3। तो हमारा एक्स डी कितना आ गया? एक्स डी आ गया हमारा 2 अपॉन 3। बट क्वेश्चन में आपको पूछा है परसेंटेज। ठीक है, देखो मोल परसेंटेज पूछा है तो आप परसेंटेज में चेंज कर देंगे इसको, तो 2 अपॉन 3 इंटू 100 कर देंगे तो ये जाएगा 66.67। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना तो ये जाएगा 66.67%। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था। जैसे आपको फॉर्मुला पता होनी चाहिए कि जो राउल्ट्स लॉ है उसका फॉर्मुला क्या होता है। तो हमारा राउल्ट्स लॉ का ये फॉर्मुला होता है और ये डाल्टन्स लॉ से आएगा। ठीक है, तो आपको जिस फॉर्मुले में पुटअप करना था और आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्स से प्लस एक्स डी है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेंट ऑफ फैक्टर से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अ मॉलिक्यूल एक्स एसोसिएट इन अ गिवन सॉल्वेंट एज पर द फॉलोइंग इक्वेशन। हमको इक्वेशन दे रखी है एक्स से क्या हो रहा है? एक्स एन बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है। हमको बोल रहा है फॉर अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स द वेंट ऑफ फैक्टर वाज फाउंड टू बी 0.80। मतलब हमको दे रखा है वेंट ऑफ फैक्टर, मतलब हमको दे रखा है आई की वैल्यू 0.80 और वो बोल रहा है कि एंड द फ्रैक्शन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स वाज 0.3। मतलब कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए? 0.3 मॉलिक्यूल्स। मतलब हमको दे रखा है अल्फा की वैल्यू। ठीक है, हमको फ्रैक्शन दे रखा है ना, फ्रैक्शन मतलब कितने एसोसिएट हुए मॉलिक्यूल्स, तो हमको अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.3। अब हमको एसोसिएशन के लिए फॉर्मुला पता होना चाहिए कि एसोसिएशन के लिए फॉर्मुला क्या होता है? अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन एन माइनस 1। ठीक है, आपको ये फॉर्मुला पता होना चाहिए जब भी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो आप ये फॉर्मुला लगा देना, अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन एन माइनस 1। तो अल्फा हमको दे रखा है 0.3। ठीक है, आई हमको दे रखा है 0.8। हमको यहां पे निकालना था करेक्ट वैल्यू ऑफ एन। एन निकाला तो एन निकाल लेंगे, 0.8 माइनस 1 1 अपॉन एन माइनस 1। क्या करेंगे अब? 1 अपॉन एन माइनस 1 को राइट हैंड साइड ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन माइनस 1 इक्वल्स टू 0.8 माइनस 1 अपॉन 0.3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 0.2 और ये हो जाएगा 0.3 डिवाइड बाय 0.3। तो अब यहां पे लिख देता हूं मैं 1 अपॉन एन माइनस 1 इक्वल्स टू, तो 1 अपॉन एन कितना हो जाएगा? 1 अपॉन एन हो जाएगा 1 माइनस 0.2 अपॉन 0.3। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लेंगे तो 1 अपॉन एन हो जाएगा 0.3 माइनस 0.2 अपॉन 0.3। तो ये कितना हो जाएगा? इस पार्ट को मैं लिख रहा हूं यहां पे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन इक्वल्स टू 0.1 अपॉन 0.3, तो 1 अपॉन 3 हो जाएगा और n आ जाएगा हमारा 3। तो हमारे पास फाइनली वैल्यू आ गई n की, तो n इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, n आ जाएगा हमारा 3 जो कि हमारा बी ऑप्शन है। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए फॉर्मुला। अगर आपको ये फॉर्मुला पता है तो आप इजीली कर लोगे। हमको अल्फा की वैल्यू दे रखी थी और हमको आई की वैल्यू दे रखी थी, हमको n की वैल्यू निकाली थी। n की वैल्यू हमारी कितनी आई? n की वैल्यू आ गई हमारी 3। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। बोल रहा है मोलैरिटी निकाल दो सॉल्यूशन की कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशंस। तो कैसे निकालेंगे? देखो मोलैरिटी हमको पता है, नंबर ऑफ मोल्स n अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू इन लीटर्स, यही होता है।
नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे गिवन वेट है 5 और NaOH का मोलर वेट कितना होता है, NaOH का मोलर वेट होता है 40 ग्राम पर मोल। तो ये जाएगा 5/40 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है, देखो वॉल्यूम दे रखा है 450, हमको हमेशा वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट करनी पड़ती है, तो 450 ml को क्या करेंगे 1000 डिवाइड कर देंगे, 1000 हो जाएगा हमारा ऊपर चल जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 450 लीटर्स। कितना आ जाएगा 450 लीटर्स आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे सिंपल, तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, हमारा हो जाएगा 50/4 इंटू 45। इसको सॉल्व कर लेना आप, तो इसका आंसर आपका आंसर आ जाएगा 0.278 मोलर। ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू फाइंड द मोलैरिटी। बहुत इजी क्वेश्चन था, 0.278 मोलैरिटी, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इजी क्वेश्चन भी आते हैं, बट वेंटो फैक्टर से 2 क्वेश्चन पक्का से आते हैं हर साल, तो वेंटो फैक्टर के आपको पता होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स। चलते नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको करने हैं, तो देखो अब यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं, अब यहाँ पे क्या है सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग है, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है। अब एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, डिसोसिएशन होंगे, सारे क्या होंगे डिसोसिएट होंगे, तो हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे, हम अपडेटेड मॉडिफाइड फॉर्म लगाएंगे किसका, डेल्टी बी का, तो डेल्टी बी हो जाएगा हमारा IKBM। सब में डेल्टी बी की वैल्यू सेम है, ठीक है, डेल्टी बी की वैल्यू सेम है, केबी की वैल्यू सेम है, एम की वैल्यू सेम है, किसकी वैल्यू डिफरेंट है, वैल्यू हमारी डिफरेंट है आई की वैल्यू क्या है, सब में डिफरेंट है, तो हमको आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबके लिए। तो देखो फर्स्ट हमारा C6H12O6, अब हमारा ग्लूकोज जो है वो डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है, ग्लूकोज जो है फर्दर टूटता नहीं है, ये आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे नो डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन नहीं हो रहा, तो आई की वैल्यू 1। अगर हम बात करें NaCl की, तो NaCl टूटेगा Na+ और Cl- में, Na+ और Cl- में, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर हम बात करें MgCl2 में, तो यहाँ पे Mg2+ और 2Cl-, Mg2+ प्लस 2Cl-, तो टोटल कितने आयंस हो गए, टोटल हमारा आयन हो गए 1 ये और 2 ये, तो हमारा आयन कितने हो गए 3, तो हमारे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर हम बात करें AlCl3 के लिए, AlCl3 के लिए बात करें तो हो जाएगा Al3+ प्लस 3Cl-, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक मॉलिक्यूल ये और 3 मॉलिक्यूल ये, 3 आयन ये और 1 आयन वो, तो आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। अगर हम बात करें Al2SO4 होल थ्राइस की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा Al3+, बट Al3+ कितने, हमारे पास 2 Al3+ बनेंगे, यहाँ पे Al2 है, तो 2 Al3+ प्लस 3SO4 2-, ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, तो हमारे कितने हो जाएंगे, देखो 2 आयंस ये हैं और 3 आयंस ये हैं, तो हमारे आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा हमारा 5। जितनी ज्यादा आई की वैल्यू उतनी ज्यादा डेल्टा बी की वैल्यू, उतना ज्यादा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जितना ज्यादा हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा हमारा आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए, आई की वैल्यू हमारे सबसे ज्यादा किसके लिए, Al2SO4 थ्राइस के लिए, फिर AlCl3 के लिए, फिर MgCl2 के लिए, फिर NaCl के लिए, फिर सबसे कम किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्डर हो जाएगा E, फिर D, फिर C, फिर B और फिर A, ठीक है। तो सबसे जितना ज्यादा डिसोसिएशन उतना ज्यादा आई की वैल्यू, जितना ज्यादा आई की वैल्यू उतना ज्यादा डेल्टा बी की वैल्यू, तो हमारा हो जाएगा ऑर्डर EDCBA। तो देख लो कौन से में EDCBA, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C। कौन सा हो जाएगा, C। जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं और फॉर्म्ड हो रहे हैं, उतना ज्यादा आई की वैल्यू, उतनी ही ज्यादा डेल्टा बी की वैल्यू। दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था, जैसे आपको सब में क्या करना था, आई की वैल्यूज निकालनी थी। तो एक में 1 आई, एक में 2 आई, एक में 3 आई, एक में 4 आई, एक में 5 आई। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिलायबल, रिलायबल मतलब जो चेंज ना हो, ठीक है, कोई कंडीशन अगर हम चेंज कर दे तो चेंज ना हो, रिलायबल रहे, ठीक है, रिलायबल रहे। तो कौन सी ऐसी कंडीशन, ऐसा कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, तो हमारी ऐसी प्रॉपर्टी है मोलैलिटी। देखो जो मोलैलिटी होती है ना, वो डिपेंड करती है मास पे, डिपेंड्स ऑन मास। और मास जो है ना, वो हमारा फंक्शन नहीं है टेम्परेचर का, मास हमारा फंक्शन नहीं है, मास इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, तो अगर हम टेम्परेचर चेंज भी करेंगे तो मास चेंज नहीं होगा, ठीक है। इफ वी चेंज द टेम्परेचर, तो अगर मास चेंज नहीं होगा तो मोलैलिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है, मोलैलिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। तो दैट्स वाई
मोलालिटी इज मोर रिलायबल, बट अगर हम बात करें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है तो वॉल्यूम जो है फंक्शन का टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का फंक्शन होता है, दैट्स वाई अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी। मोलारिटी भी फंक्शन होती है टेम्परेचर की, तो ये भी चेंज हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे। स्ट्रेंथ भी जो है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है, मतलब अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फंक्शन टेम्परेचर चेंज करेंगे तो स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि थर्ड में क्या है, जो मोलालिटी है वो डिपेंड कर रही है हमारी मास पे, एंड मास नॉट द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सो इफ यू चेंज द टेम्परेचर मोलालिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था एक, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, कौन सा डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे। तो जो डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे वो मोर रिलायबल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वापस से वेंटो फैक्टर्स हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लेस 2। अब यहाँ पे आपको फॉर्मुला पता होना चाहिए डिसोसिएशन के लिए। तो देखो K2SO4 विथ 60% डिसोसिएशन, वो बोल रहा है कि K2SO4 विथ 60% डिसोसिएशन, उसके लिए करेक्ट वैल्यू ऑफ I क्या है। हमारे पास पहले क्या है, K2SO4 है और हमको बोल रहा है 60% डिसोसिएशन है, और इसके लिए हमको करेक्ट वैल्यू ऑफ I चाहिए, जब भी हम मैच कर पाएंगे सही से। तो K2SO4 में कितने आयंस होंगे, 2K प्लस और SO4 2 माइनस, मतलब 3 आयंस, हमारा N हो गया 3, हमारा N हो गया 3, और 60% डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया 60/100, तो 0 0 कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा 0.6। हमको मिल गई N की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू, हम निकाल सकते हैं I की वैल्यू, क्योंकि हमको फॉर्मुला पता है अल्फा इक्वल्स टू I-1/N-1। इस फॉर्मुले में पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो निकाल देते हैं। तो हमारा अल्फा क्या दे रखा है, हमको अल्फा दे रखा है 0.6, तो 0.6 इक्वल्स टू I हमको निकालना है, N कितना है 3-1, तो 3-1 हो गया, तो ये हो जाएगा 2, और 2 इंटू 0.6 क्या हो जाएगा 1.2, तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1.2 इक्वल्स टू I-1, और I हो जाएगा हमारा 2.2। तो हमारा फर्स्ट के लिए क्या है I की वैल्यू, हमारी K2SO4 के लिए क्या है I की वैल्यू 2.2, तो हमारा हो जाएगा A का थर्ड, A का क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। A का थर्ड कौन सा ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कौन सा, देखो B का फर्स्ट भी दे रखा है तीनों में, तो हमको B चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब B का क्या है हमारा फर्स्ट ही है, हमारा B का क्या है फर्स्ट है, तो हमको B को चेक करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट चलते हैं C पे। अब C का देखो, C का दे रखा है फोर्थ, और C का फोर्थ होगा या C का सेकंड होगा, तो हम देख लेते हैं C के लिए। तो C क्या है AlCl3। अब AlCl3 के लिए क्या होगा, Al3 प्लस है प्लस 3Cl माइनस, तो N कितना हो गया हमारा 4 हो गया, N 4 हो गया, और अल्फा कितना बोल रहा है वो, अल्फा बोल रहा है 80% डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अल्फा हो गया हमारा 80/100, तो हो जाएगा 0.8, कितना हो जाएगा 0.8, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे अल्फा इक्वल्स टू I-1/N-1। I हमको निकालना है, अल्फा कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा है 0.8, I हमको निकालना है I-1/N कितना है 4-1, तो ये 3 हो जाएगा, 3 24 हो जाएगा, तो 2.4 हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा 2.4 इक्वल्स टू I-1, और I हो जाएगा 2.4 प्लस 1, तो 3.4, तो I कितना आ जाएगा हमारा 3.4 आ जाएगा, तो I हो गया हमारा 3.4। 3.4 कौन सा आंसर है, तो C का हो गया हमारा फोर्थ, तो C का हमारा फोर्थ हो गया। B का हमको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने ऑप्शन एलिमिनेट करके पता लगा लिया कि B का क्या होगा हमारा फर्स्ट ही होगा, और C का हमारा क्या होगा फोर्थ होगा, तो D कौन सा बचा, D का ले हो जाएगा हमारा सेकंड। तो देख लो ये कौन सा ऑप्शन में है, क्योंकि सेकंड ही बचा, तो D का क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन में, A का थर्ड, B का फर्स्ट, C का फोर्थ और D का सेकंड, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, तो फोर्थ करेक्ट है, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आपको सिंपल क्या करना था, आई की वैल्यू निकालनी थी, आपको ये फॉर्मुला पता होना चाहिए, इस फॉर्मुले से आप इजीली निकाल सकते हो आई की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं लिखा था, अगर कंप्लीट डिसोसिएशन लिखा होता तो क्या होता, आई इक्वल्स टू नंबर ऑफ आयंस फॉर्म हो जाता, बट क्योंकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दे रखी है और एन की वैल्यू दे रखी होती है, तो हमारा आई क्या हो जाएगा, इस फॉर्मुले से हम निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। आपको ये फॉर्मुला पता होना चाहिए, ये हमारा डिसोसिएशन के लिए, ठीक है, ये कब अप्लाई होगा, डिसोसिएशन के लिए अप्लाई होगा, और आपको एसोसिएशन के लिए पहले बता ही दिया है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया NH2CO रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। ये मोलर एक्वा सॉल्यूशन मतलब हमको क्या दे रखी है, मोलारिटी दे रखी है 0.25 दे रखी है, 0.25 मोलारिटी, और हमको क्या दे रखा है 2.5 kg दे रखा है, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, ये क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 2.5
5 kg। ठीक है, हमको NH2CO में का मोलर मास का मास निकालना है, तो हमको मोलर मास निकालना पड़ेगा पहले इसका। हमको क्या निकालना पड़ेगा? मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास कितना हो जाएगा? देखो N2 है तो 14 इंटू 2 प्लस कार्बन एक है तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन है 4 तो 4 प्लस 16, ऑक्सीजन एक है 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 28 प्लस 12 प्लस 16 4 20। ओके, सो 28 प्लस 12 हो जाएगा 40, 40 प्लस 2 हो जाएगा 60, 40 प्लस 20 हो जाएगा 60, तो 60 ग्राम पर मोल। तो हमारा मोलर वेट कितना आ गया? 60 ग्राम पर मोल हो गया M2। ये किसका है? सॉल्यूट का मोलर वेट। हम फॉर्मुला लगा देंगे, तो हमारा फॉर्मुला होता है मोलैलिटी का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? W2 अपॉन M2 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट M1। और ये किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। देखो W2 हमको निकालना है, देखो मास ऑफ यूरिया हमको निकालना है, तो W2 हमको निकालना है। M2 हमने निकाल लिया 60 ग्राम, तो 60 इंटू M1 दे रखा है हमको 2.5, तो 2.5 हो जाएगा। और M की वैल्यू हमको दे रखी है 0.25, जो मोलैलिटी हमको दे रखी है 0.25, तो W2 हो जाएगा हमारा 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 37.5 ग्राम। ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, मोलैलिटी पे डिपेंड था, तो आपको मोलैलिटी के क्वेश्चन अच्छे तरह आना चाहिए, आपको वेंट ऑफ एक्टिव के क्वेश्चन अच्छी तरह आना चाहिए। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, तो इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, पीवाईक्यूज इतने ही थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, आपको पूरी सीयूटी की तैयारी इस चैनल पे हो जाएगी एकदम फ्री। ठीक है, मैं आपके लिए वन शॉट लेके आऊंगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा, आपके लिए 3 साल के पीवाईक्यूज भी लेके आऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपको जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।